चटिया मटिया। तो चटिया मटिया का सारांश कुछ इस तरीके से है। दिलीप, उसकी पत्नी राजमणि तथा उसके तीनों बच्चे बहुत हैरान और परेशान हैं। कुछ दिनों से उसके घर का खाना गायब होने लगता है तथा उसके जेब तथा हाथ से कोई रुपए पैसे छीन लेता है। खाना चुराने तथा रुपए छीनने वाला कौन था? क्या वे चटिया मटिया थे? तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल क्षण दोपहर होते होते 3/4 खेत की जुताई हो चुकी थी। सुबह काम जल्दी शुरू करने से काम निपटाने में बहुत सुविधा होती थी। अपने अनुभव से दिलीप ने यही सीखा था। बैलों को खोलकर महुआ वृक्ष तले बांध दिया और चारा डाल दिया कि वे भी खा पी कर थोड़ा सुस्ता ले। अब इसके बाद वो हाथ मुंह धोने के लिए कुएं पर चला गया। उसने सोचा अब राजमणि आती ही होगी, उसे खाने में देर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आते ही रोटी खा लो की रट लगाना शुरू कर देगी। कहती है कि आदमी खाने के लिए ही तो कमाता है। यदि खाने की ही जरूरत ना होती तो बहुत सारे काम ही ना करने पड़ते, जिससे सारी औरतें मजे में रहती। चूल्हे चौके से जान तो छूटती। एक चूल्हा चौका ही है जिसके इर्द गिर्द औरत जात की सारी जिंदगी घूमने में निकल जाती। राजमणि की बातों का स्मरण कर वो मुस्कुरा उठा। अब उसने अपने लुगाई की प्रतीक्षा थी, उसका इंतजार था। खाने की प्रतीक्षा में भी भूख और तेज होती जा रही थी। दिलीप की भूख बढ़ गई। कहाँ अटक गई यार राजमणि? कहीं भूल तो नहीं गई? या कोई मेहमान तो नहीं आ गया कि उसकी आवा भगत में लग गई हो? घर दूर ना होता तो आप ही पता कराता कि बात क्या है। उसका मन हो रहा था कि एक लोटा पानी पीकर काम पर लग जाए और काम जल्दी निपटा कर फिर घर को लौट जाए और लुगाई की खबर अच्छे से कि आज रोटी क्यों नहीं पहुंची। अपने इरादे पर अमल करता उससे पहले ही उसे दूर से आती हुई राजमणि दिखाई दी। वो तेजी से कदम बढ़ाती हुई चली आ रही थी। पास आने पर दिलीप ने देखा कि राजमणि काफी हैरान, परेशान और थकी हुई लग रही है। अरे क्या हुआ, आज बड़ी देर कर दी? उसने पूछा। आज बड़ी अजीब बात हुई है, राजमणि बोली। पहले रोटी खा लो फिर बताती हूँ। क्या अजीब हो गया? दिलीप को मस्खरी करने का सूझा। अच्छा, कहीं हमारे साले साहब तो नहीं पधारे हैं? नहीं, अगर वे पधारे होते तब तो चेहरे का हाल चाल कुछ गुलाब की तरह खिला हुआ होता। मस्करी ना करो जी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे ये क्या, सब्जी नहीं बनाई? नहीं थी क्या? दिलीप ने रोटी के नमक मिर्च की चटनी तथा गुड़ की डली को देखकर पूछा। बनाई थी, रोटी और आलू बैंगन की तरी वाली सब्जी, जो आपको खाना पसंद है, लेकिन उन्हें कोई खा गया, राजमणि ने बताया। कोई खा गया और तुझे पता ना चला? गुड़ की डली को दांतों से तोड़ते हुए दिलीप ने पूछा। तू कहाँ थी? राजमणि ने बताया। सब्जी रोटी बनाने के बाद मैं रसोई का दरवाजा लगाकर बाड़ी में जाकर हाथ मुंह धोने लगी थी, फिर तैयार हुई। इसके बाद रसोई का दरवाजा खोली तो देखती हूँ कि टोकरी में एक भी रोटी नहीं है। बर्तन में रखी सब्जी भी गायब थी, जबकि उसका ढक्कन लगा हुआ था। साथ ही बर्तन ऐसे चमक रहा था मानो किसी ने उसे धो मांज कर वहां रखा हो। राजमणि, ऐसा कैसे हो सकता है? दिलीप को यकायक भरोसा ना हुआ। औरतें रोज रोज एक जैसा ही काम करती रहती है। हो सकता है वो सब्जी ना पकाई हो, और पकाने का व्यायाम हो रहा है तो रोटियां बिल्लियां खा गई होगी। इसमें झूठ बोलने वाली बात क्या है? मैंने खाना बनाया, ना जाने कौन खा गया और बर्तन भी साफ कर गया। लेकिन ऐसा किया किसने? राजमणि ने कहा। अरे कोई बिल्ली खा गई होगी, दिलीप बोला। उसी के चाटने से बर्तन साफ दिख रहा होगा। अब छोड़ो इस किस्से को, जो हुआ सो हुआ। जुताई पूरी कर शाम को दोनों प्राणी घर को लौटे। सब्जी रोटी का यूं गायब होना दिलीप के लिए मामूली बात थी, लेकिन राजमणि तब भी उसी के बारे में सोची जा रही थी। पड़ोसियों के लिए दिलीप के घर का खाना गायब होना दिलचस्प खबर थी। कोई इसे बिल्ली की करतूत बता रहा था तो कोई इसे चोरी बता रहा था और संतोष जाहिर कर रहा था कि रुपया पैसा चोरी ना गया। राजमणि के आने की आहट सुन चोर को भागना पड़ा होगा। कोई इस घटना को भूत प्रेत से जोड़कर देख रहा था तथा बिना पूछे सयाने का नाम पता भी सुझा रहा। जमुना काकी तथा 3 दूसरी औरतें राजमणि के पास आ बैठी थी
और सारी बातें खोद खोद कर दोबारा तिबारा पूछ रही थी। औरतों की बैठक जम जाए तो 4-4 घंटे चलती है, वरना 4 मिनट में ही खत्म हो जाती है। राजमणि बातचीत करने के साथ साथ रसोई की भी तैयारी कर रही थी। दिन में रूखी रोटी खाई होने की वजह से रात के भोजन के लिए उसने दाल चावल तथा आलू गोभी मटर की सब्जी पकाई। बहुरिया, अब खाओ पियो और आराम करो, कहती हुई जमुना काकी उठ खड़ी थी। बाकी स्त्रियां भी जाने को तैयार हुई। राजमणि उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई। कुछ देर तक चारों दरवाजे से बाहर खड़ी होकर बातें करती रही। उन्हें विदा करने के पश्चात राजमणि पति को भोजन परोसने की तैयारी करने लगी। दिलीप अभी चौकी में बैठ ही पाया था कि उसे राजमणि की चीखने की आवाज आई। वह भागा हुआ रसोई में गया तो स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। सभी बर्तन खाली थे तथा चमक रहे थे, मानो कुछ देर पहले ही उनकी मंजाई धुलाई हुई हो। राजमणि सदमे में थी। चीख चिल्लाहट सुनकर सारे अड़ोसी पड़ोसी वहां जमा हो गए। अब सभी को ये चोर या बिल्ली का काम होगा, ये संदेह जाता रहा तथा ये विश्वास हो गया कि इन सब के पीछे भूत प्रेत या किसी अदृश्य शक्ति का ही हाथ है। सलाह मशवरा करके उसी समय गांव के ही गुणी समारू बैगा को बुलाया गया। बैगा ने नींबू, सिंदूर, काला धागा, अगरबत्तियां तथा पूजा पाठ का अन्य सामान मंगाया। आनन फानन में सारी चीजें जुटाई गई। बैगा की इच्छा के अनुसार सभी घर से बाहर बैठे। आधी घड़ी तक बैगा ने अपना काम किया और जाते जाते दरवाजे पर काले धागे से नींबू बांधकर लटका गया। सबने संतोष अनुभव किया कि यह किस्सा जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म भी हो जाएगा। 4 दिनों तक ऐसी कोई घटना ना हुई जिसका उल्लेख किया जाए। गांव देहातों में रहने वाले ग्रामीण अपनी जरूरत की सारी चीजें साप्ताहिक हाट बाजार से ही खरीदना पसंद करते हैं। हाट बाजार चाहे गांव का हो या शहर का। इसी कारण कटघोरा शहर में रविवार को खरीदारी करने वालों में ग्रामीणों की खासी संख्या होती है। दिलीप भी खेती के लिए खाद, बीज तथा अन्य सामान खरीदने कटघोरा आया हुआ था। खाद की बोरियों की ढुलाई उसके मित्र के ट्रैक्टर द्वारा होनी थी। वो भी खाद बीज खरीदने शहर आया था। दिलीप ने बीज तथा खाद तथा खरपतवार नाशक दवा खरीदा। उसे दुकानदार को कुल 4065 रुपए देने। वो रुपए निकालकर गिनने लगा। अभी वो आधे रुपए भी ना गिन पाया था कि उसके हाथ से रुपए अचानक गायब हो गए। उसे लगा कि किसी ने उससे रुपए छीन लिए, मगर किसने? उस वक्त दुकान में दिलीप और उसका मित्र तथा दुकानदार और उसके 2 सहायक ही थे, और कोई नहीं होता तो दिखाई दिया होता। पलक झपकते कोई गायब कैसे हो सकता था? सबके होश उड़ गए। दुकानदार को भी बड़ा ताज्जुब हुआ। सभी ने ऐसा करिश्मा होते हुए पहली बार देखा और अनुभव किया था। दिलीप को तसल्ली के लिए दुकानदार ने गल्ला तथा उसके आसपास को भी दिखा दिया। नौकरों ने तो अपनी जेबें उलट पलट दी। 5000 रुपए जैसे जादू के जोर से जो गायब हुए, फिर दोबारा तो मिलने का कोई नामो निशान ही ना था। दिलीप रोता पीटता हुआ वापस लौटा। उसने अपने स्वजनों तथा परिचितों को सारी बातें बताई। दिलीप का परिवार भूत प्रेतों से ही प्रभावित है, इसमें किसी को संदेह ना रहा। समारू बैगा को दोबारा याद किया। अपने तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद समारू ने बताया कि प्रेत बहुत प्रबल है। उससे पीछा तो छूट जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे खास तांत्रिक पूजा करनी पड़ेगी। इसके लिए सामान भी खास लगेगा। मरता क्या ना करता, आनन फानन में सारी चीजें जुटाई गई। बाकी चीजें तथा शराब की बोतलें आसानी से मिल गई। उल्टे पंख वाला काला मुर्गा ढूंढने में मुश्किल जरूर हुई, लेकिन वो भी मिल गया। समारू बैगा ने अपना काम शुरू किया। बाकी लोग इंतजार करते बैठे रहे। आधी रात को काम खत्म हुआ। अब की बार बैगा ने मुख्य द्वार के ठीक बीच में गड्ढा खोदकर उसमें कोई चीज दबा दी और कहा, अब सब ठीक। लोगों ने चैन की सांस ली कि चलो बला टली। 1 हफ्ते तक सब ठीक रहा। उसके बाद ये समस्या विकराल रूप में सामने आई, जिससे दिलीप और उसके परिवार का जीना दुश्वार हो। रुपए, पैसे तथा खाने पीने की चीजें देखते ही देखते गायब होने लगी। वो तो भला रहा राजमणि की जिठानी का, जो वक्त रहते उसके गहने अपने घर ले गई, नहीं तो वो भी ना बचते। दिलीप तथा उसके भाइयों के घर आसपास ही थे। पारिवारिक कलह तथा मनमुटाव से बचने की गरज से सभी का रहन बसन व चूल्हा चौका अलग अलग था।
इस पर भी दिलीप प्रेम बनी हुई, दुख सुख में एक होकर रहती। दिलीप पर जब बिन बुलाए मुसीबत आई तब उसके भाई भाभीियों ने पूरा पूरा साथ दिया। दिलीप राजमणि तथा अपने तीनों बच्चों के साथ महीनों तक अपने भाइयों के घर खाना खाता, क्योंकि कई बार दिलीप के घर खाना बनते बनते भी गायब हो जाने लगा था और रुपए पैसों को तो जैसे उनके हाथ से कोई झपेट लेता था। संदूक, पेटी, अलमारी कोई जगह महफूज न रहे। किसी सामान की जरूरत पड़ने पर खरीदने के लिए या तो दिलीप का कोई भाई या किसी पड़ोसी को उसके साथ या अकेले ही जाना पड़ता था। संकट के समय जिसने जो भी सलाह दिया उसे माना गया। दूर दराज तक के गुनियों, बैगाव तथा तांत्रिकों को दिखाया सुनाया गया, मगर समस्या तस की मस ना हुई। हजारों रुपए खर्च होने के साथ साथ दर्जनों भर मुर्गे तथा 4 बकरों की जान मुफ्त में गई। इस संसार में कुछ भी चीर स्थायी नहीं है। सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख का मिलना विधि का विधान है। ये क्रम निरंतर बिना रुके चलते रहता है। दिलीप तथा उसके परिवार को भारी दुख उठाते हुए साल पूरा होने को आया था। एक दिन उसकी मुलाकात लोरवी निवासी एक सज्जन से हुई, जो उनके एक परिचित के यहाँ मेहमान आए हुए। दिलीप की समस्या जानकर उन्होंने बताया कि आप नवागांव के पंडित भोलानाथ तिवारी से मिले। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त, कुछ तंत्र मंत्र भी जानते हैं। उनसे 50 लोगों को फायदा पहुंचा है। जाओ तो किसी मंगलवार को ही जाना। पूजा के लिए नारियल, अगरबत्तियां, फूल तथा हनुमान जी के भोग के लिए बेसन के 5 लड्डू ले जाना तो भूलना मत। भाई बंधु से सलाह मशवरा करके आने वाले पहले ही मंगलवार को दिलीप और उसका पूरा परिवार तथा उसके दोनों भाई नवागांव पहुंचे। पंडित भोलानाथ तिवारी का मकान ढूंढने में उन्हें जरा भी परेशानी ना हुई। 12 बरामदे में 8-10 लोग पहले से बैठे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे। उसके सामने वाले पूजा घर में हनुमान जी की बड़ी तथा भव्य मूर्ति विराजमान। उनके सामने तिवारी जी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। पंडित भोलानाथ तिवारी बहुत दुबले पतले शरीर के थे। उम्र करीब 65-70 की रही होगी। उनका मुखमंडल ओजपूर्ण था। आवाज तीखी और कड़कदार थी। वे अपने छोटे से मस्तिष्क पर बहुत बड़ा वैष्णवी तिलक लगाए हुए थे। अपनी बारी आने पर दिलीप परिवार सहित हनुमान जी वाले कमरे में गया तथा चरण वंदना करके पंडित जी के आगे बैठ गया। उसने अपनी सारी बातें विस्तार से उन्हें कहकर सुनाई। पंडित जी ने धैर्यपूर्वक सब सुना। इसके बाद नेत्र बंद कर थोड़ी देर तक सोचते विचारते रहे। फिर बोले, बेटा, तुम्हें एक दुष्ट तांत्रिक परेशान कर रहा है। उसने नीच साधनाओं के द्वारा कुछ प्रेत सिद्ध कर रखी है। उसी ने तुम्हारे पीछे चटिया मटिया लगा रखा। वे ही तुम्हारे घर का खाना खा जाते हैं और तुम लोग रुपया पैसा छीनने के बावजूद भी कुछ ना कर पाते। छीनने का भी काम उन्हीं का है। हाँ महाराज, एक आदमी से हमारा 2-3 बरस पहले खूब झगड़ा हुआ था, लेकिन वो तांत्रिक है, कभी सुना नहीं। दिलीप और उसके परिवार को घोर आश्चर्य हुआ। अपने घटिया तथा निम्न कोटि की विद्याओं को गुप्त रखना पड़ता है, नहीं तो वो काम नहीं करती, पंडित जी ने कहा। लेकिन तुम लोग घबराओ नहीं, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। इतना कहने के बाद पंडित जी अपने काम में जुट गए। उन्होंने दिलीप वगैरह से भी अग्नि में कुछ आहुतियां डलवाई, कुछ सामान निकाले, कुछ यंत्रों को अभिमंत्रित किया। इसके बाद सबको हनुमत रक्षा कवच धारण कराया और कुछ सामग्रियां देते हुए कहा, इस लाल पोटली को घर पहुंचते ही घर के मुख्य द्वार पर बांध दो। यह हनुमान गृह रक्षा कवच है। इसे पूजा वाली जगह पर जाकर रख दें और 1 महीने तक सुबह और शाम के समय पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना। डर या घबराहट हो तो श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी का ध्यान करना। दिलीप ने पंडित जी को कुछ दक्षिणा देना चाहा, तब उन्होंने हंसते हुए कहा, कभी पूजा पाठ करने बुला लेना बेटा, तब उसकी दक्षिणा ले लूंगा। इस काम की कोई दक्षिणा या शुल्क नहीं होती। दिलीप बोला, महाराज, सेवा के लिए कुछ तो आदेश दीजिए। इस पर पंडित जी ने कहा, हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगा दो, सबको प्रसाद बांट दो। दिलीप ने पंडित जी के बताए अनुसार ही सब काम किया। दूसरे दिन राजमणि ने अपने घर में रसोई तैयार की। वो गायब नहीं हुआ। महीनों बाद दिलीप ने अपने भाई बंधुओं सहित अपने घर पर भोजन किया। उसके बाद भोजन तथा रुपए पैसे फिर कभी गायब ना हुए। इस घटना को हुए बरसों हो गए, लेकिन ये दिलीप राजमणि को किसी बुरे डरावने सपने की तरह आज भी याद है।